बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ, ये वो लास्ट पीढ़ी है जिसके बाद मैं कहूँगी कि वो वाली अम्मियाँ, वाली दादियाँ, नानियाँ, वो अब आना पॉक्स पैक में बंद हो गई हैं। वो लास्ट पीढ़ी थी। किस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। देखें, ना तो उनका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट था, ना उनका कोई फेसबुक था, ना इंस्टा की कोई आईडी थी, ना वो टिकटॉक बनाती थी, और ना ही उनको ये पासवर्ड्स वाली चीज़ें पता है। उनको सिर्फ ये पता था कि बड़ी वाली चाबी जो है वो संदूकची को लगती है, छोटी वाली चाबी जो है अलमारी को लगती है, ठीक है। और सामने जो मचान है उसमें खुले बर्तन रखे होते थे सजा के, जिसको रोज़ पोंछना भी पड़ता था, ठीक है। और रज़ाइयाँ कहाँ रखनी है, बिस्तरे कहाँ रखने हैं, ये सारी चीज़ों का उनका पता होता था। मगर ये जो अकाउंट्स के पासवर्ड हो गए और ये लोगों को कमेंट करना या फिर किसी की बातों को पढ़ना या किसी को बुरा भला एवं कहना, उसका वक्त ही कोई नहीं होता था। इतनी जिम्मेदारियों में घिरी हुई होती थी और बड़ी सादी सी ज़िंदगी गुजारती थी। हमारी तरह नहीं, बहुत कम पैसों में सारे अखराजात घर के पूरे कर लेती थी। अपनी लाइफस्टाइल को इतनी खूबसूरती से लेके चलती थी। ना तो बीमार होती थी, ना कोई हस्पतालों के चक्कर थे, ना कोई डॉक्टरों के चक्कर होते थे, ना उनकी स्किन ख़राब होती थी, ना उनके रंग काले होते थे। हसीन मुंह धो के निकलती थी। तो हमारी अम्मियाँ हमें सबसे हसीन लगती थी। तो आज हम इतना कुछ करने के बावजूद भी वो हुस्न हासिल कर ही नहीं पाते कि जो हमारी अम्मियों के पास स्किन, ग्लो, बाल, सबकी अम्मियाँ, मुझे लगता है सारी की सारी ये सब खूबसूरत खूबसूरत अम्मियाँ थी जो लास्ट पीढ़ी की अम्मियाँ, क्योंकि घर की चीज़ें खाती थी, अच्छी न्यूट्रिएंट्स लेती थी, सोख किए हुए बादाम, इस तरह की चीज़ें, और देसी मुर्गियों की यखनियाँ पीती थी। फिर ये जो बकरे की गर्दन की यखनी होती है वो पीती थी, उसमें बड़ी ताकत होती है। बच्चों को भी इसी तरह की चीज़ें खिलाना पिलाना अपने हाथों से। और आपको बताऊं, हर एक की कोई अलग से प्लेट नहीं सजती थी, कोई टेबल नहीं लगाई जाती थी कि छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, फिर प्याली, फिर चम्मच है। एक लंबा दस्तरखान बिछता था। और जो माँ है वो बेसिकली क्या करती थी, 4-5 जो छोटे बच्चे हैं उनको तो अपने सिरहाने लेके बैठ जाया करती थी। सारे मेहमानों को, घर वालों को खाना दे दिया तो बच्चों को अपने हाथ से अपनी ही प्लेट में निकाल के पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, फिर उसी के साथ अपने मुँह में। सारी अम्मियाँ ऐसी करती थी हमारी, और वो ठीक थी। बच्चे भी अच्छा खाते थे, ग्रूम होते थे, अच्छी ग़िज़ा लेते थे, ठीक है, ताकतवर होते थे, दिमाग उनका काम करता था। आज के बच्चे के पीछे प्लेट ले लेकर वैसे वैसे घूमना पड़ता है, क्योंकि वो खाता ही नहीं है। उसको हमने दे दिया आईपैड, उसको दे दिया हमने फ़ोन, वो फ़ोन के चक्कर में आगे उसको हमने प्लेट दे दिए, खाना उसको दुनिया का दे दिया, मगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने के लायक है। फास्ट फूड की हमने आदत लगा दी है। फिर बच्चियों के साथ जो प्रॉब्लम्स है, चेहरे पे बाल निकले हुए हैं, किसी की मूंछें निकली हुई हैं, ये सारे मसले तो हमने अपने बच्चों के साथ क्रिएट किए हैं, क्योंकि हम बिगड़ चुके हैं। हम वो अम्मियाँ हो गए हैं जिनको वैसा प्यार नहीं है जैसे हमारी वो जो लास्ट बॉक्स पीढ़ी थी ना हमारी अम्मियों की। क्योंकि मैंने कहा ना, वो वाली पीढ़ी की अम्मियाँ आना बंद हो गई हैं। इसी वजह से हमारे बच्चों में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे हाइट के इशू हों, दिमाग के इशू हों। इतने से छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस कोने में बैठे हुए, आइसोलेट हुए हुए, समझ नहीं है, हर वक्त फ़ोन पे लगे हुए। आईपैड छीन के देखें आप अपने बच्चों से, फिर आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। क्योंकि हमने अपना वक्त, अपनी औकात बचाने के लिए उनको इन चीज़ों में डाल दिया। जब इन चीज़ों में वो लग गए तो वो सारी ग़िज़ा, टाइम, अदब, एहतराम, उन सारी चीज़ों से, कल्चर से हट गए। अब वो बैठ के अपनी एक अलग सी दुनिया बना के बैठे होते हैं। मैं तो कहती हूँ, ये जो बच्चे माँ बाप के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते और अलग अलग कोनों में, खुदरों में बैठे होते हैं, कमरों में जाके बैठे होते हैं, वहीं पे उनका खाना जा रहा है, बाप माँ अलग टेबल पे खाना खा रहे हैं, कहीं और कमरे में खाना खा रहे हैं, बच्चे अलग कमरे। ये किस तरीके का घर का माहौल है? अब मेरी अल्लाह बख्श अम्मी कहती थी, घर बड़ा हो जाए ना तो रिश्ते दूर हो जाते हैं, घर छोटा हो ना तो रिश्ते बड़े करीब रहते हैं और बच्चे बड़ी निगरानी में रहते हैं। ऐसे ही है। तो चलें, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पहले बहुत कम खर्चे में ये सारी चीज़ें हो जाती थी। हमारी अम्मियाँ कैसे गुजारे करती थीं, जैसे उनकी स्किन भी अच्छी होती थी, सेहत भी अच्छी होती थी। तो आज हम यही बातें करेंगे वर्दा सिकंदर से, जो कि डाइटिशियन भी हैं, और हमें बताएंगी कि पहले तो इतनी आसान थी ज़िंदगी और अब इतना खर्चा करते हैं। 1.5 लाख की हम ला प्रेरे की क्रीम भी लगा लेते हैं, ठीक है, लैनकॉम से लेके सारा ब्रांड्स हमारे पास होता है, मगर उसके बावजूद हमारी स्किन वैसे ग्लो नहीं करती, बोलती नहीं है। तो क्या हम कोई ऐसी डाइट नहीं ले पा रहे जो हमारी अम्मियाँ लेती थी? हमारी डाइट में कोई वो चीज़ शामिल नहीं है? क्या मसले हैं, बताइए प्लीज़।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फिज़ा फॉर हैविंग मी। और यू स्टार्ट वेरी ब्यूटीफुली, और ऑनेस्टली इस चीज़ ने मुझे इमोशनल कर दिया कि आज हम इतने स्टैटिक प्रोसीजर्स करा रहे हैं एक ग्लो के लिए, एक परमानेंट टिंट के लिए। और अगर ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे अगर हम जितना इन चीज़ों से अपने रिचुअल्स कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा स्किन ख़राब हो रही है, बाल बर्बाद हो रहे हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके साथ साथ ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। और सैडली यू एग्जैक्टली राइट साइड के बच्चे आजकल उनकी, और शायद कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हम हैं। हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उस पर उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम उन पे फाइनेंसेस ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है उनकी अच्छी सेहत नहीं होती थी। बिल्कुल। और आज की अम्मियाँ इतनी बिजी हैं कि वो ना तो सही खुद डाइट खाती है ना बच्चों को खिलाती है। फिर आने वाली जो नस्ल जो परवान चढ़ रही है, जब आप वैसी पेट में ग़िज़ा उसको नहीं देंगे तो बच्चा दुनिया में आके उसके अंदर ताकत ही क्या होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। तब और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा कैसे बीमार हो गया, हम तो अटेंशन देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे सबसे ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए और वो हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चेहरे की रौनक बताइए हम कैसे लेकर आ सकते हैं जो हमारी अम्मियों के पास थी और हमारे पास इतना पैसा खर्चा करके भी नहीं। अच्छा, अगर अम्मियों जैसी चेहरे की रौनक हमें वापस चाहिए तो फिर हमें अम्मियों के दौर की खुराकों की तरफ वापस जाना पड़ेगा। अम्मियों के दौर की जो अच्छी लाइफस्टाइल था, हेल्दी लाइफस्टाइल था, ईटिंग हैबिट्स हैं, वो सब हमें वापस, और मैंने अब देखा आहिस्ता आहिस्ता हम ना वापस जाना शुरू हो भी गए हैं। अच्छा। जितने चेहरे के प्रॉब्लम्स, अच्छा सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि स्किन न्यूट्रिशन पे जब हम बात करते हैं तो एक चीज़, अच्छा सब कुछ खाना ज़रूरी है। अगर हम कहें कि जी मैं रोज़ आई टेक 1 एग, लेकिन फिर भी मेरी स्किन पे वो चीज़ नहीं आ रही, मेरा आयरन पूरा है लेकिन मेरी तो कलर पेल का पेल है। देखें, आपने आयरन के सारे सोर्सेज लेने हैं। आपने अंडे से भी आयरन लेना है, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों से भी आयरन लेना है, हमारे पास जो सीड्स हैं, नट्स हैं, उनसे भी आयरन लेना है। सबसे ज़्यादा अच्छा आयरन का कंटेंट पता है किस चीज़ में होता है? आजकल जो हम मीट मिस कर देते हैं, कलेजी। हमारी माए चाहे बकरे की हो और चाहे मुर्गी की हो, बकरे के अंदर ज़्यादा कंटेंट है, मुर्गी की कलेजी के अंदर, जिसको आज हमने अपने मीट ग्रुप से एलिमिनेट कर दिया हुआ है कि जी ये तो बीमारियां। ऊपर लेमन डाल के, एक तो देखें आप आयरन, विटामिन सी, स्किन का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन क्या होता है स्किन में, बताएं जरा। अच्छा, एक तो सबसे पहले आपकी स्किन का आयरन पूरा होता जाएगा, कलर आपका ऑटोमेटिकली, आपकी स्किन जो है वो रेड, किसी की लो डेफिशिएंसी है तो फिर वो कब तक कवर हो जाएगी? अगर कोई आधा पाव कलेजी रोज खाना शुरू कर दे, एक पाव भी टिका सकता है सारा दिन में। पाव अगर कलेजी वो डेली बेसिस पे लेना शुरू करता है तो आई मेक श्योर देम के 32 दिन के अंदर उनका आयरन कंटेंट पूरा हो जाएगा। वो एक बार सीबीसी अपना पहले करा लें और एक सीबीसी बाद में करा लें, और ऊपर आप डालें विटामिन सी, जो आजकल हम खा भी, हाँ जी, खा लेमन आप डालें, इतना जबरदस्त फ्लेवर भी हो जाएगा, और साथ देखिए रोटी चावल खाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सौदा करें, भी बड़ा मेंटेन रहेगा, वेट भी मेंटेन रहेगा। अच्छा, अब एक चीज तो ये है कि आयरन का कंटेंट हमारे अंदर पूरा होगा तो ही हमारी स्किन पे ग्लो आएगा, वरना चेहरे पे जितना कुछ लगवा लें, जितने प्रोसीजर करा लें, आपका ना वो ग्लो परमानेंट अंदर से नहीं आएगा। अंदर से एक कोटेशन हम हमेशा सुनते हैं कि व्हाट वी ईट रिफ्लेक्ट ऑन आवर स्किन। हमारी स्किन जो है, आप समझ लें, ये हमारी वो पंजाबी में कहते हैं ए बत्तियां होंदियां ने, जो मतलब जिन अच्छी खुराकें हो ना वो लश्के मार रही होती हैं। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो वो लश्के तभी मारती हैं जब हम अच्छी खुराकें खाएं। एक तो अपना आयरन मेक श्योर करना है, उसके साथ साथ जितनी भी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, आगे मेथी आ रही है, खीरा है, इन सब की आजकल हम जितनी सेलिब्रिटीज़ डाइट फॉलो करते हैं या डिफरेंट देख रहे हैं जिनकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी है, वो लोग क्या करते हैं, अपने दिन के अंदर उनका एक डिटॉक्स जूस का ग्लास है। डिटॉक्स जूस अब क्या है कि वो क्या करते हैं, जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं उनके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के, और आप बीच में एक सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सैलरी भी डाल सकते हैं, सैलरी भी डाल सकते हैं, बीच में आप लेमन और पिंच ऑफ सॉल्ट फ्लेवर के लिए ऐड करें, और उन सारी चीज़ों को ग्राइंड करें और एक ग्लास उसका जूस पी लें। अच्छा, मैं ना एक थोड़ा सा टेस्टफुल जूस आपको बताती हूँ जो हमारे एशियंस के लिए ज़्यादा इजी प्रैक्टिस है। इससे क्या फ़ायदा होगा, पहले ये भी बता दो। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो सबसे पहले आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। जिन बच्चियों की स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा रहती है उनकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। आपकी स्किन जो डिसपिगमेंटेशन रहती है, कहीं से गोरे हैं, कहीं से काले हैं और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी।
करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने खीरा लेना है, एक खीरा, एक लेमन और एक सेब, इन तीनों को आपने ग्राइंड कर लेना है और इसका जूस बना के इस्तेमाल कर लेना। इसका जूस 14 दिन के इस्तेमाल से आपकी स्किन को बेहतर। अब वो बच्चियां ये 14 दिन लगातार करना है? 14 दिन लगातार करना है। एक गिलास डेली। उसके अलावा जिन बच्चियों की स्किन पे स्किन इन्फेक्शंस, एक्नी बहुत ज़्यादा, एक्नी का बहुत प्रॉब्लम आजकल है, उन बच्चियों ने क्या करना है कि जब वो उठती हैं खाली पेट 1 कप ग्रीन टी जिसमें 1 चम्मच हल्दी, हाफ लेमन और हाफ टी स्पून हनी, इसको इस्तेमाल करना है। जो हनी है एंटी बैक्टीरियल है, हल्दी है एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पे काम करेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका स्टमक जो है वो भी बेहतर होगा और स्किन साफ होने लग जाएगी। और ख़ास तौर पे जी वो बच्चियां जिनकी शादी आने वाली है और जी क्रीमें लगाने की भंबार की हुई है, कोई फायदा नहीं होना उन क्रीमों का जब तक आपने अच्छा खाया नहीं होना। उनके लिए एक ज़बरदस्त जूस बताती चलूँ, ABC जूस। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट। इन तीनों चीज़ों को, सेब, चुकंदर और गाजर, तीनों का मौसम भी आ चुका हुआ है, इन तीनों का जूस बनाएं और अपना जो असर के वक्त का स्नैक है वो आपका ये 1 गिलास जूस होना चाहिए, वो इस्तेमाल करें। और उसके साथ फल जो है ना, आज हम सप्लीमेंट्स पे बात कर रहे होते हैं जी, फलाना जिंक इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने हर जो हमारे पास विटामिन मिनरल है हमारे फलों के अंदर मौजूद है। हम कंप्लेन ये करते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर वर्दा हो पता है क्या, हमें ना सप्लीमेंट रेडी टू ईट लगता है, मतलब वो बना हुआ है हमने मुंह में डालना और खा लेना है। तो फल भी तो रेडी टू ईट है, क्या आपको जायका भी है, टेस्ट भी है और साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है, खूबसूरत स्किन भी मिल रही है। खूबसूरत स्किन के साथ खूबसूरत मैदा होना भी जरूरी है। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि सेब का छिलका जो है वो भारी है और वो उनको मैदे में जाके थोड़ा सा भारी भारी फील होता है, हजम में, डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए टिप ये है कि जैसे मैं करती हूँ, मुझे ये सीवियर प्रॉब्लम है, मुझे हजम नहीं होता सेब का छिलका, तो मैं सेब का पूरा फांक काट के छिलके समेत उसको खाती हूँ, छिलके के साथ उसको अच्छी तरीके से चबाती हूँ, उसका जो जूस होता है, जिसका पल्प होता है, सब कुछ मेरे पेट में चले जाता है, जो छिलका रह जाता है उसको चबा चबा के थूक देती हूँ। आप भी ऐसे करके देखिए। एक ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे साथ है वर्दा सिकंदर, डाइटिशियन है, और ये बता रही हैं कि स्किन को खूबसूरत रखने के लिए, ग्लो चेहरे पे लाने के लिए हम कौन कौन सी ऐसी ड्रिंक्स या डाइट अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें जिससे हम बहुत खूबसूरत और हसीन लगें। और मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे वो एक ड्रिंक पिलाया करती थी जब मैंने नया कॉलेज जाना शुरू किया था। उस टाइम पे ना मुझे एक्नी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हर एक को होती है, बिल्कुल 9-10 से शुरू होती है मोस्टली, मुझे थोड़ी लेट शुरू हुई थी। तो मुझे इंटर में जाके जो है ना थोड़ा सा एक्नी का इशू हो गया था, और मुझे दूसरी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने शोबे शुरू कर दिया था। क्लास 8 की स्टूडेंट थी मैंने जब ड्रामे शुरू कर दिए थे, तो रोज मेरे मुंह पे मेकअप, और उस टाइम पे मेकअप होती थी वो स्टिक्स होती थी। ये हमारी लिक्विड वाली बेस है, ये तरह की चीजों की तो कोई नॉलेज ही नहीं थी। ये हमें शनैल की बेस, ये कुछ नहीं पता था नार्स क्या होती है। तो उस वक्त ये वाली स्टिक्स हमारे मुंह पे, और वो एक इंडियन बेस होती थी जो गीली करके लगाते थे पैनकेक की तरह, वो तो उसकी वजह से स्किन के पोर्स के अंदर दाने घुस जाते थे। और भी फिर जाहिर सी बात है खाने पीने की टाइमिंग गलत हो गई थी। बाहर किसी का कौन सा पता नहीं पका हुआ खाना खाते थे, बाजारी खाने तेल वाले खाते थे, शूट में जब शूटिंग्स हो रही होती थी तो मुंह पे एक्नी बढ़ना शुरू हो गई थी। अल्लाह बख्शे अम्मी ने शुरू करवाया था मुझे 3 महीने का रेगुलर कोर्स, जिसमें गाजर थी और उसके अंदर ये कीनू थे। तो ये इसको अम्मी बस निकाल के अच्छा सा उसका रस जो है ना वो अम्मी दे देती थी, और उसके बाद वो जो गाजर का वो जो पल्प होता था ना, तो वो अलग से अम्मी करके हटा के, तो उसमें मतलब उसको शीरे में पका के अच्छी तरीके से, तो उसका वो हलवा भी बन जाता होता था। हाँ, वो सुबह फिर रोटी में भी रख के दे दी थी जब मैं शूट पे जाती थी, तो वो भी वेस्ट नहीं होता था और उसका जूस भी बन जाता था। उससे मेरी स्किन पे बड़ा फर्क हुआ, दाने मेरे बहुत जल्दी गए। तो इसका मुझे आज पूछना आपसे है, क्योंकि बीइंग अ डाइटिशियन आपको चीज़ों का ज़्यादा पता होगा कि ये कीनू या मौसमी और उसके साथ ये जो गाजर है, ये क्या कॉम्बो है जिससे दाने खत्म हो जाते हैं? अच्छा, जो हमारी स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना, वो ये 2 हैं, एक आयरन और एक विटामिन सी। आयरन अच्छा होगा तो हमारी स्किन पे ग्लो आएगा,
विटामिन सी हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, पिगमेंटेशन को इक्वल करता है। तो अब क्या है कि गाजर के अंदर आयरन है और किन्नू के अंदर विटामिन सी है, तो ये दोनों चीजें, और आपको पता है आयरन हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब तब होता है जब हम विटामिन सी और आयरन इकट्ठा लेते हैं। तो आपकी वालदा जैसे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, गाजर और किन्नू, इसको इकट्ठा पिए। आजकल जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाली किन्नू का जूस पी रहे हैं, खाली गाजर का जूस पी रहे हैं, तो देखिए वो अब्जॉर्प्शन उसकी नहीं हो सकती जब तक आपके पास आपको आयरन और विटामिन सी दोनों इकट्ठे होंगे तो जाके वो जिस्म में अब्सॉर्ब होंगे। एग्जैक्टली, जब हमें डॉक्टर आयरन देता है तो कैल्शियम भी साथ देता है। कैल्शियम भी साथ देते हैं, बिल्कुल। अल्लाह, देखिए ये पुरानी खुराक में भी औरतों ये कॉम्बो होने चाहिए। और ये पुरानी औरतों को इन बातों का पता था। बिल्कुल। और देखिए मैं कहती हूँ उन्होंने न्यूट्रिशनल साइंस नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर थे, ना मैदे खराब होते थे और स्किन जो है वो बहुत बेहतरीन होती जाती थी। उसके साथ साथ एक चीज जरूर कोशिश करें कि आप ऐसे फल जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा है और विटामिन सी ज्यादा मौजूद है। अब हमारे पास सर्दियों में स्किन बहुत ज्यादा, स्किन के मेजरली जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो हमारे स्किन के डिहाइड्रेट होने की वजह से होते हैं। जब हम स्किन को मॉइस्चराइज, माँ क्या करती थी, रोटी पका रही है थोड़ा सा देसी घी मुंह पे भी लगा लिया, हाँ, तो वो ये वाली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कॉमनली होती थी। तो अब क्या है कि अपनी स्किन को आप जितना मॉइस्चराइज रखेंगे उतने आपके स्किन पे दाने नहीं निकलेंगे, आपके स्किन पे ओपन पोर्स नहीं होंगे। तो अपने स्किन के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर और ऐसे फल जिनके अंदर विटामिन सी और आयरन मौजूद है, अगर मैं मेंशन करती चलूँ तो हमारे पास किन्नू है, आड़ू है, उसके अलावा अमरूद है, उसके साथ साथ सब्जियों में गाजर और ये वाली ऐसी सब्जियां जिनके अंदर आयरन और विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है। अच्छा, मैंने सुना था जाफरान भी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, वो क्या काम करता है स्किन के लिए? जाफरान क्या करता है, हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। अच्छा, हमारी स्किन पे क्या होता है, आज हम कॉन्सेप्ट कहते हैं जिस स्किन को पील ऑफ करा लें, पील ऑफ करा लें। तो अब क्या होता है कि ये जो जाफरान और हल्दी ये क्या करती है कि आपकी स्किन से डेड सेल्स को ख़त्म करती है, डेड सेल्स को ख़त्म कर देती है और आपकी स्किन जो है वो हेल्दी सेल्स वो जल्दी रिजुविलेट होते रहते हैं और अच्छे से ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है। आपको पता है जब मैंने नया नया ये कॉलेज जाना शुरू किया ना, तो अब मेकअप की आदत पड़ चुकी थी स्किन पे, और कॉलेज में तो विदाउट मेकअप जाना पड़ता था। तो मैं इतना कॉन्शियस होती थी कि जब स्किन को मुंह पे आदत पड़ जाए ना कि सुर्खी भी लगनी है तो ब्लशन भी, तो आप विदाउट मेकअप जितना भी हो जाए खूबसूरत नहीं लगते, आपको लगता है कि नहीं यार कुछ कमी है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो हम अच्छा, एक नेचुरल टिंट बताऊंगी, बहुत अच्छा टिंट है, मैं खुद भी यूज करती हूँ और ये नेचुरल टिंट है। पता है क्या होता है, हम ना जितनी केमिकली सिंथेसाइज चीजें इस्तेमाल करते हैं उनसे हमारी स्किन डैमेज होती है। हम न्यूट्रिशन, हर न्यूट्रिएंट में अल्लाह ताला ने चीज, एक बड़ा मजेदार टिंट है, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो, आपने क्या करना है, थोड़ी सा लेनी है ग्लिसरीन और उसके साथ चुकंदर का जूस, इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। देखिए चुकंदर भी नेचुरल और ग्लिसरीन, आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं और अंदर थोड़ा सा अगर आपको अच्छी सी फ्रेगनेंस चाहिए तो रोज़ वाटर ऐड कर लें। और ये टिंट जो है वो आप अपने गालों पे लगाएं, आंखों के ऊपर लगा सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं। नेचुरल टिंट। हाँ। ये देखिए, आप क्योंकि डाइटिशियन है, अब यहाँ पे फंस गई आप, आपने मुझे कोई ऐसी ड्रिंक या ऐसी कोई ग़िज़ा भी ज़रूर बतानी है खाने की जिससे ये गाल गुलाबी हो जाए। आपको पता है हमारी अम्मियों के गाल पिंक होते थे, ब्लश करते थे, ऐसा लगता था रूज लगाया हुआ है। तो हम ऐसी कौन सी एक चीज़ ऐसी ज़रूर खाएं जिससे हमारे होठ और ये गाल गुलाबी हो जाए? 3 चीज़ें खानी है। एक तो खजूरें, 3 खजूरें डेली। कौन सी? अजवा खानी है या दूसरी? अजवा, अंबर या जो है सबसे बेहतर है क्योंकि उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। वरना कोई भी खजूर खा सकते हैं आप, सिर्फ वो शीरे वाली जो चीनी के अंदर, हाँ वो नहीं खानी। कितनी खजूरें? 3 खजूरें डेली। ठीक है। आपके उससे चेहरे पे परमानेंट ग्लो आने लग जाएगा। उस 3 खजूरें इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो ABC जूस मैंने बताया, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इसका जूस इस्तेमाल करें। और तीसरी बड़ी जबरदस्त चीज है, डेली उबला हुआ अंडा खाएं। डेली बॉयल एग जो है आयरन का कंटेंट, एक अंडा आपने डेली इस्तेमाल एग वाइट और एग वाइट योग के साथ कंप्लीट एग, ठीक है। एंड ट्राई टू हैव द देसी, अदरवाइज इन बाकी अंडों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी स्किन ग्लो के लिए हमें बड़ी अच्छी टिप्स दी। आई होप आप सब इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और बाकी ये लाइफ चेंज वाली चीज़ें, आपको अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी लाइफस्टाइल को, अपनी सेहत को थोड़ा सा एक अच्छा बूस्ट देना है, मल्टीविटामिन देना है, ट्राई देम आउट। इनके सब फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आप गिन नहीं सकते, रत्ती भर नुकसान नहीं है। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है अभी हमारा वो है मोटापा। मगर मोटापे के हिसाब से हमें सिर्फ ये समझ आता है कि हमने लाइपो कराना है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो लाइपो से ठीक हो जाएगा। मोस्टली लोगों के कान में बात हो गई है कि अगर कोई एकदम से मोटे से दुबला होता है और कोई सर्जरी प्रोसेस से गुजर के वो अपने आप को दुबला करता है, तो लोग यही बात करते हैं हाँ लाइपो से दुबला हुआ है। देखें, एक तो ये मोटापे के जो मतलब आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किस किस सिनेरियो तक बंदा पहुंच जाता है, क्योंकि मोटापा जो है एक जड़ होती है बाकी बीमारियों की, एक गढ़ होती है। तो आपने मोटापे को कैसे कंट्रोल करना है, किस सिचुएशन में डॉक्टर से रिजू करके आपको ये बताया अगर जा रहा है कि आपने कोई सर्जरी कोई प्रोसेस करवाना है ऐसा जिसकी वजह से फिर आप अपने मोटापे पे काबू पा सकें, तो वाई नॉट। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे आपसे ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने आपको बताया कि एक वो बैलून वाला केस होता है जिसके थ्रू जो है मोटापे को कम किया जा सकता है। एक होता है कि कट लगा के छोटी सर्जरी करके तो मैदे को छोटा किया जाता है, ठीक है, ये भी आपने सुना। तीसरा लाइपो के बारे में आपने सुना, और भी ऐसे बहुत से प्रोसेस होते हैं। पेट में इंजेक्शंस लगते हैं जिससे मोटापे को कम किया जा सकता है। ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको दी। अब एक नई इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जैसे लास्ट जो मैंने शो किया था मोटापे के ऊपर, उस पर बात ये हो रही थी कि आपने एक छोटी सर्जरी करनी है, कट लगाने 3, ठीक है, चावल के दाने के बराबर के 3 कट लगते हैं पेट पे, और वहाँ से जो है एंडोस्कोपी कैमरा भेज के तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैदे को काट दिया जाता है। अगर आम, क्योंकि मैंगो के शेप का होता है मैदा, जब उसको काट दिया जाता है आधा तो वो केले का शेप का हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से जो उनका मोटापा है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो ग़िज़ा जितनी खा रहे होते हैं उनटेक लेस हो जाती है, वहाँ से आपका फ़ैट जो है वो बर्न होना शुरू होता है। बट अब आज की नई एक टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जो कि डॉक्टर हम्माद अशरफ साहब हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे पहली मरतबा आए हैं, और ये आज हम एक नई टेक्निक बताएंगे कि मैदे का ऑपरेशन और उसको काटे बगैर, एक सर्जरी किए बगैर जो है एक तरीके से उसको जो है छोटा किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, नई बात हो, नई टेक्नोलॉजी हो, नई टेक्निक हो, उसके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन हासिल करना तो मुझे लगता है हम सबका राइट है, तो इसलिए आज आपको मधु किया है। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइएगा कि मोटापा कम करने के लिए जो सर्जरी है, ये उसमें कौन से तरीके राइज हैं, बेस्ट है, बेहतर है? थैंक यू। जो सर्जरी है इसको हम कन्वेंशनल सर्जरी कहते हैं। इसमें जो मेन प्रोसीजर्स हैं वो 2 तरह के हैं। जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है उसको स्लीव कहते हैं। उसका आपने अभी जिक्र किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 सुराखों के ज़रिए पेट में 3 छोटे कट लगा के तो सर्जन या 4 सर्जन आपका मैदा तकरीबन कोई 80% मैदा काट देते हैं, और जहाँ से काटा है वहाँ से बाहर से सी के तो बाकी मैदा फेंक देते हैं। तो पूरा मैदा ही मतलब आधा या जो भी 70-80% वो कट जाता है। उसको सर्जिकल स्लीव भी कहते हैं, वर्टिकल स्लीव भी कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक स्लीव भी कहते हैं। ठीक। दूसरा जो कॉमनली परफॉर्म, जो रिलेटिवली लेस कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है, उसका नाम है गैस्ट्रिक बाईपास। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तरह के बाईपास होते हैं। उसमें यह किया जाता है कि मैदे का एक छोटा सा पाउच बनाया जाता है और उस पाउच को छोटी आंत के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा और पेचीदा प्रोसीजर है, लेकिन इसके रिज़ल्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स हैं। और भी सर्जरी के तरीके हैं, जैसे एक प्रोसीजर जिसका नाम SADI-S है, इसी तरह से और भी स्लीव प्लस जेजुनोस्टमी, इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कॉमनली जो परफॉर्म्ड है उसको कहते हैं स्लीव प्रोसीजर। सर, ये जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी है, व्हाट इज इट अबाउट? आप जानना चाहती हैं कि उसका रिस्क क्या है? रिस्क क्या है, और एग्जैक्टली लोगों को इसकी पूरी पैटर्न बता दें। पैटर्न तो हमने यानी जैसे कि अभी जिक्र किया कि आप के मैदे का जब साइज़ कम हो जाता है तो जाहिर है कि आप खुराक कम ले पाते हैं, खुराक कम लेते हैं तो वज़न कम कर पाते हैं। ठीक है सर, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सब कुछ? जी मैं बताता हूँ अभी। और बाईपास में ये है कि ना सिर्फ साइज़ कम होता है बल्कि बहुत सारी इंटेस्टाइन का हिस्सा बाईपास हो जाता है, यानी खुराक उसमें जाती ही नहीं तो हज़म नहीं होती, तो गैर हज़मशुदा खुराक बाहर चली जाती है। जो आप खाते भी हैं तो उससे वज़न कम होता है। ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जितने लोग इतना मोटापा रखते हैं कि उनको स्लीव या बाईपास सर्जरी के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, अच्छा, और उनकी इंश्योरेंस उनको अलाउ करती है, उनमें से 1% लोग भी सर्जरी चूज़ नहीं करते।
क्यों? उसकी वजह है कि लोग रिस्क के मुतल्लिक परेशान होते हैं हाँ, कि बड़ा ऑपरेशन है, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क है, इसमें इन्फेक्शन का रिस्क है, इसमें एक चीज़ जिसको लीक होती है उसका रिस्क है, इसको अगर हम लेप्रोस्कोपिक यानी 3-4 सुराखों के ज़रिए करने की कोशिश करें तो किसी न किसी हद तक ओपन करने का रिस्क है। फिर जो स्लीव सर्जरी है उसमें हर तीसरे चौथे मरीज़ में रिफ्लक्स का रिस्क बढ़ जाता है, एसिड रिफ्लक्स बड़ा होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, एसिडिटी रहेगी, तो उनको एसिडिटी रहती है, डाइजेस्टिव yes। कंट्रोल नहीं हो सकती। और मोस्टली लोगों में मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वो फिर पेशेंट कहते हैं कि ऑपरेशन करवाया था वो शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम करने के लिए, तो अब मैदे की दवाइयों पे आ गए हैं, तो वो भी नहीं हुआ तो साथ दो दवाइयाँ ऐड हो इस सर्जरी के बाद तो मुझे लगता है ये बाईपास वाली सर्जरी, इसके बाद तो फिर लोग मिर्च मसाला तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते होंगे, और हमारे पाकिस्तान का तो मिर्च मसाले के बगैर गुजारा ही कोई नहीं है। हमारा तो बस चले हम खाने में नहीं, हम तो मुंह पे लगाने वाली क्रीमों में भी लाल मिर्चें डाल के लगा लें, इतने शौकीन हैं हम तो। बस फिर क्या ये करेंगे हम? मिर्च मसाला तो वैसे भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए हमारे जी, मैदे बस इस काम लोगों के को लिए। समझ कोई नहीं है इस बारे में भी, एक मैंने शो करना है डॉक्टर साहब। तो ये वाले जो पेशेंट हैं इनके लिए तो जहर नहीं, निहायत ही जहर होगा ये लाल मिर्चें वगैरह, और जी, उनको मुश्किल तो हो बहुत जाता है। एसिडिटी प्रॉब्लम्स रहेगा, है ना? इसी को एक सिंपल टर्म में यही बताया जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। ठीक है। और जो बाईपास है उसमें चूँकि बहुत सारा, जैसे मैंने कहा कि इलाका इंटेस्टाइन का बाईपास हो जाता है, तो गैर हज़म शुदा खुराक, फिर वो विटामिन्स और मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, जिसके लिए फिर उन लोगों को बड़े बड़े कैप्सूल सुबह और शाम 3-3, 4-4 कैप्सूल लेने पड़ते हैं। फिर वही बात के पेशेंट कहता है कि हमने शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम करने के ना कि अब मैदे लिए की ऑपरेशन भी खाएं। किया, लेकिन अब विटामिन की बड़े बड़े सर ये कैप्सूल एंडोस्कोपी स्लीव और ये गैस्ट्रोप्लास्टी ये जो है, इसके बारे में भी ज़रा हमें सही से इलेबोरेट कर दीजिए। ESG क्या है? थैंक यू। जब कन्वेंशनल सर्जरी की मैंने बात की कि लोग उसको नहीं चूज़ करते इसलिए कि उसका रिस्क ज़्यादा है, तो पिछले 2 डेकेड्स में बहुत सारी रिसर्च हुई, क्या हम ऐसा कोई तरीका बना सकते हैं जो कि बहुत कम रिस्की हो लेकिन ऐसे ही रिज़ल्ट्स दे दे। तो 10 years ago ये प्रोसीजर अमेरिका में स्टार्ट हुआ और इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। इसमें क्या करते हैं कि जो आपने बताया कि चावल के दाने के बराबर भी जो 4 आपको सुराख लगते हैं वो भी नहीं लगते। आपके पेट के ऊपर कोई किसी किस्म का मतलब कट कोई नहीं कट? लगता, नहीं लगता। आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिस तरह से तो सादा बिना एंडोस्कोपी किसी होती कट के ये कैसे सर्जरी? Yes, सर that's ब्रेक के the- बाद that's the बताइएगा, beauty, yeah। डिटेल में इलेबोरेट कीजिएगा। That's हाँ, true। ये नई चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर बुलाऊँ और लोगों को पता चले, क्योंकि सर्जरी से, कट से, ऑपरेशन से, चाहे लोग छोटा हो डरते चाहे बड़ा हो, हर कोई डरता है। और अगर ये बिना ऑपरेशन के कोई सर्जरी है और कोई ऐसी टेक्निक है और किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है मोटापे का, तो वाई नॉट? सेहत है तो हज़ार नेमत है। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। अच्छा, अब ये एक ऐसी सर्जरी है जिसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बताएं, डॉक्टर हमाद, कि ये ना तो चावल के दाने के बराबर कोई कट लगेगा, ना कोई ऐसी सर्जरी, छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन कुछ नहीं, मगर आप जो है ना अपना मैदा छोटा करके दुबले हो सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है जब कोई कट ही नहीं लग रहा? इलेबरेट। थैंक यू। इसमें जो जितने भी प्रोसीजर हैं वेट लॉस के, उसमें से जो लेटेस्ट है वो ये है। अच्छा, ये इसमें कब जो- कब इंट्रोड्यूस करवाई गई है? तो ये तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ। 5 साल पहले ये वाइड स्प्रेड हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को अमेरिका समझ से आई। फैला, और अभी तो ये ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान में अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम इसको इस साल के शुरू में लेके आए हैं। अभी? और जी अभी जनवरी में हमने पहला केस किया था। अच्छा, और कितने उसके ऑपरेशन बाद कर से चुके हैं वापस अभी हम पहले केस के बाद? मतलब पता चले मुझे पाकिस्तान में कितने लोग इस पे दौड़े भागे हैं, आए हैं, कितने पेशेंट्स हम इस पे? एवरी मंथ कपल ऑफ प्रोसीजर्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ऐसे ही है। और ये यानी इसकी बल्कि हमें तो मुश्किल पेश आ रही है कि जो इसके जो इक्विपमेंट है वो चूँकि इंपोर्ट होता है तो उसमें डिले आ जाते हैं। लोगों ने बाहर से आके बाज़ औक़ात प्रोसीजर करवाना होता है, उनके पास छुट्टी थोड़ी होती है, या लोगों ने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब उनके बच्चों का ऑफ है या ऐसे उस टाइम प्रोसीजर करवाना है, तो हमें वो उसमें बाज़ सर औक़ात अब मुश्किल आप आती ये है। इलेबरेट ज़रूर करें, कैसे बिना कट के ऑपरेशन और मैदा छोटा हो रहा है? थैंक यू। उसमें होता ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स एक एंडोस्कोपी के ज़रिए मुंह के ज़रिए दाखिल किए जाते हैं, मुंह से खुराक की नाली में, अच्छा। वहाँ से मैदे के अंदर जाके अंदर से सिलाई करके, तो मैदे का साइज़ पहले की निस्बत 25% 30% रह जाता है।
जिस तरह से आप किसी शर्ट की, किसी ट्राउज़र की फ़िटिंग करते हैं, उसकी सिलाई के अंदर ही एक सिलाई लगा देते हैं तो वो टाइट हो जाता है। अल्ट्रेशन। तो इसमें कटिंग इन्वॉल्व नहीं है, ना स्किन पे ना अंदर, तो इसकी वजह से ये बहुत सेफ़ हो जाता है। अच्छा, तो जब कट नहीं है तो ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, लीक का रिस्क नहीं है। तो कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले में ये सर, 100 ये टाइम्स सेफ हो जाता है। ये सपोज एक ये साइज़ है, ठीक है, जी, मैं ऐसे ही। आपको इस तरह समझाती हूँ कि सपोज ये ऐसा है, ठीक है, जी इस साइज़ का है। अब जब आप इसको स्टिच करेंगे सपोज, तो आपने ये जगह इतनी आपने कहा कि 30% जी, इसकी कम होगी। ये 70% कम होगी जी, 30% बाकी रह जाएगी। अच्छा, देखें वीडियो में भी वो दिखा रहे हैं आपको, साथ साथ ये भी देखें, मैं इधर भी मिसाल दे रही हूँ कि इस हद तक 30% रह गया और ये वाला पूरा जो है ये फोल्ड होके अंदर ये ही इसी तरह फोल्ड हुआ, फोल्ड ये हुआ। काटा पीटा इसको कुछ नहीं, ऐसा काटा फोल्ड नहीं, किया, फेंका नहीं। फेंका नहीं, और इसको स्टिच कर दिया, जी ऐसे ही, ठीक है, और ये ऐसे स्टिच ऐसे साइज का हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ओ, और वो देखें वीडियो में भी पीछे देखें कैसे फोल्ड होता हुआ दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से, क्या टेक्नोलॉजी है। और ये मुंह के ज़रिए जी जो ऐसे ही है। तो इसमें बिल्कुल ना कोई कट है आपकी बॉडी पे, ना कोई स्कार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पहले कोई ऑपरेशन हो चुके होते हैं, पित्ते का ऑपरेशन, हमारे बहुत सारे पेशेंट ख़वातीन हैं उनके सी सेक्शन हो चुका होता है। तो पहले से जिनके ऑपरेशन हुए हैं उनके ऊपर बाहर से ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये और भी बेहतर ये है। कितना % कामयाब है, मतलब इसकी जो सर्जरी है कितने % श्योरिटी आप देते हैं अपने क्लाइंट को जब वो आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सारे पेशेंट्स अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। एक्चुअली मोस्ट पेशेंट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और मोटिवेटेड हैं, और वो ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ वेट लॉस के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको कंबाइन कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है सर, तो इसका हीलिंग प्रोसेस क्या है? अब ये देखें, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो सामने ऊपर हो, खून निकले, कट हो, कोई मज़े की बैंडेज बात हो बताऊं या प्लास्टर हो, तो ये तो इसमें पेट, हम पेशेंट को एक रात भी हॉस्पिटल में नहीं रखते। मुझे तो लगता है आप उसी करके दिन- कहते होंगे अभी चले जाओ। जी, ये तो जो सीन है। 4 से 6 घंटे की ऑब्जर्वेशन हम एहतियातन रखते हैं। अच्छा, और वो उसके क्यों? बाद हम सिर्फ इसलिए कि एक नया प्रोसीजर हुआ है, मैदे के अंदर कुछ तब्दीलियां हुई हैं, तो बाज़ अच्छा। औक़ात कुछ थोड़ी बहुत नौसिया या वॉमिटिंग, एक नई चेंज के साथ बॉडी एडजस्ट हो तो रही होती खाने है, तो पीने की उनको परहेज क्या देते हैं फिर आप? कितने टाइम तक, क्या बंदा क्या नहीं खाता, क्या सिर्फ खा लेता है? 1 महीना हम थोड़ी सी डाइट को आल्टर करते हैं, इसलिए कि जो स्टिचेस लगाए हैं वो ज़रा अपनी जगह पे सही तरह हील हो जाए, बैठ पक्के हो जाएं। जाए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा। 1 महीने में पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें हम लिक्विड डाइट, तो हमारी डाइटिशियन उनको पेशेंट को एक्सप्लेन कर देती हैं Liquid लॉट्स diet ऑफ ऑप्शंस लिक्विड डाइट ओके, की। और उसके बाद सेमी सॉलिड नॉर्मल डाइट, लेकिन सिर्फ सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और आफ्टरवर्ड्स लाइफ लॉन्ग हेल्दी डाइट। ओके। और वो जी जी सर वो ये कितने की हो जाती है सर्जरी अगर किसी ने करानी है? अच्छा, इसके पाकिस्तान में क्या ये प्राइस है? मैं आपको एक और Is जो it है ना very वो बात expensive? बताता हूँ। नॉट रियली एक्सपेंसिव, वैसे भी एक रेलेवेंट टर्म है, और अभी तक कॉस्ट की वजह से कोई ऐसा मोटिवेटेड पेशेंट जो है उसको मैंने नहीं देखा कि वो ना करवा पाए हों। और इसकी कॉस्ट ओवरऑल जो सर्जरी है उसके साथ कंपेरेबल है। नई टेक्निक और सर सर्जरी के इम्पोर्टेड पैसे बता दें, जी सर्जरी के पैसे बता दें, फिर आगे पैसे चलेंगे। बता दें। इट डिपेंड्स बेसिकली कि उसमें हाँ। स्टिच कितने लगते हैं, बिकॉज अच्छा। मेन खर्चा वही है जो कितने वैसे स्टिच कितने है। स्टिचेस की आप सर्जरी 4 करें? से 6 धागे लगते 4 हैं। से 6, आप 4 का भी बता patient। दें, 6 का भी बता दें। तो 4 दोनों का वाला दें। जो है वो तकरीबन 9 से 10 लाख तक, है। और जी बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आप ये तो- कह रहे थे कि महंगी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इसकी जो यानी इसको कहते हैं कॉस्ट सर इफेक्टिवनेस मैंने तो एनालिसिस, ऐसे चक्कर पे आ गए। अच्छा, और वो जो 8 वाले स्टिचेस हैं वो कितने की हो जाएगी? 8 तो यूजुअली होते हैं, कभी रीइंफोर्समेंट या कोई टूट जाए खुदा न खास्ता ऐसे, तो यूजुअली 6 स्टिचेस में तो वो तकरीबन 12 तक जो है ना वो उसकी कॉस्ट चली जाती है। और ये आपको फ्रैंकली बताऊं, दुनिया में सबसे कम प्राइस ये है, और उसकी वजह ये है कि हम इसके अंदर अपनी कोई फ़ीस नहीं ले रहे, और वो अच्छा। इसलिए कि हम यानी इस पैशन के साथ कि ये वो टेक्निक, वो चीज़ जो अमेरिका में या इंग्लैंड में मेरे पेशेंट्स को अवेलेबल है,
वो पाकिस्तान में क्यों ना अवेलेबल हो। नहीं, हम बात सब चीज़ तो अपनी टेक्नोलॉजी काम सब कुछ एक नई चीज़ है जो बताइए मुतारिफ भी करवाइए और लोग काम भी आपसे ले रहे होंगे, मगर एक जो मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि ठीक है जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए तो शो मैं करती हूँ, मगर जो मेरी वो बहनें भाई वो लोग हैं ना जो बड़े मज़दूर तबके के हैं, काम करें, जिनकी अम्मियाँ अब्बू या घर में किसी बड़ी बहन जिसकी शादी नहीं हो रही हो वो मोटापे का शिकार है, और कुछ लोग तो डिप्रेशन का शिकार भी हो गए सिर्फ अपने मोटापे की वजह से, और बाकी भी उनके ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैट्स एंड मोटापा। तो ये तो मैं उनके लिए शो करती हूँ, और उनके हिसाब से मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं नामुमकिन है अफोर्ड करना, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव कि मिडिल क्लास मीडियोकर जो है वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा। नई चीज़ क्योंकि आती देखिए है ना दुनिया भर में अगर देखा जाए तो जो हमारी मिडिल क्लास है उसी से हमारा मुल्क आगे जाता है, ठीक है, हमारा मुल्क जो परवान चढ़ता है आगे जाता है वो हमारे मिडिल क्लास की वजह से ही देखा जाता है। तो करेंसी भी चीज़ें ये सब कुछ जो ऊपर नीचे होती है मिडिल क्लास की वजह से होती है। जब हमारा मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होगा और ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं, आजकल तो ऐसे हालात हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे तो बस आई में होप हो कि ये तो सस्ती हम हो जाए किसी तरह, तो जी, फिर जी, तो मैं एवरीबॉडी कैन ट्राई दिस। मैं बिल्कुल आपको यानी जब भी कोई नई चीज़ आती है तो जिस कंपनी की ये यानी वो एक ही वाहिद कंपनी है दुनिया में जिनकी ये प्रोडक्ट है वो उसको अपने टर्म्स के ऊपर सेल करते हैं, और अमेरिका और यूके में सेम प्रोसीजर इक्वली क्वालिफाइड कंसल्टेंट के साथ और प्रॉबली इतने अच्छे यो समझ लें कि प्राइवेट सर्विस के बगैर इससे 3 से 4 गुना महंगा है, और उन्होंने जिस कॉस्ट पे हमें सेल करनी हो हम डायरेक्ट वो कॉस्ट पेशेंट को सही गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही ना अभी किसी अभी तो अस्पताल में। बहुत नई है, अभी तो यानी पूरे कंट्री में बाकी लोग मेरे कलीग्स सीख रहे हैं, लेकिन जो इसको एज ए सर्विस प्रोवाइड करने का है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओनली मी। लेकिन जब भी मास प्रोडक्शन होगी किसी चीज़ की तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाती है। हम किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें, किसी भी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें, जब वो पहले इंट्रोड्यूस होती है तो ऑफ कोर्स तो महंगी होती है बाद में मार्केट में मुतारिफ होने के बाद ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमाद, आपने हमें एक नई चीज़ के बारे में बताया। होप कि आप लोग को समझ आई होगी, जो अफोर्ड कर सकता है प्लीज़ ट्राई देम। एंड ये है कि आपसे एक नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात करती हूँ। तो ये तो था मोटापे का सेगमेंट, नेक्स्ट भी बहुत अच्छा है। स्टे ट्यून, कम बैक, टेक अ ब्रेक। हकीम हाफिज़ फरहान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि जो ड्राइनेस का मौसम शुरू हो गया है, सर्दियां हैं, चेहरा खुश्क, होठ खुश्क, हाथ पैर खुश्क, एड़ियाँ फटी हुई, इसका क्या इलाज होगा। और साथ साथ ये जो दाने हैं ये बहुत इरिटेट करते हैं चेहरों पे, और खुश्क दाने जो हैं वो भी बड़े गंदे लगते हैं, पस वाले दाने वो भी बुरे लगते हैं, बड़े किस्म के दाने होते हैं, बारीक बारीक दाने भी होते हैं। एक होते हैं चेहरे पे एलर्जी भर जाए, और वो एलर्जी वाले दाने होते हैं जब बिल्कुल स्किन ड्राई फॉर्म पे चली जाती है तो बारीक बारीक ना वाइट किस्म के दाने चेहरे पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारे एक्नी के बारे में हम डिटेल में पूछेंगे, इसका इलाज भी पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ फरहान साहब। क्या हाल है जी, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है अल्लाह ताला। थैंक यू फॉर कमिंग। तो सबसे पहले दानों के बारे में बात करते हैं। ये दाने चेहरे पे क्यों निकलते हैं और कितनी किस्म के होते हैं? दाने देखें खूबसूरती जो है इसको कम करते हैं, और अगर जितना मर्ज़ी इंसान खूबसूरत हो, अगर चेहरे के ऊपर दाने आ जाएं तो उसकी जो खूबसूरती है मान पड़ जाती है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसकी अक़साम होती हैं। अगर तो पानी वाले दाने हैं तो उनके अंदर ना पानी है, तो पानी जो है ये होते हैं बलगमी दाने। ये आतशकी जहर होता है। इंसान के अंदर 3 जहर पाए जाते हैं, आतशकी जहर और सोजाकी जहर और बवासीरी जहर। जब ये आतशकी जहर बढ़ जाता है तो इसमें पानी वाले दाने जो हैं वो बड़े बड़े निकल आते हैं चेहरे के ऊपर। इसका इलाज बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। इसमें अगर हम जो पानी वाले दाने, इसमें ये फटकड़ी होती है, आम सस्ती सी मिल जाती है। फटकड़ी के साथ थोड़ा सा पानी मिला के तो अगर इसके ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ी सी मालिश करें तो ये 15 दिन के अंदर अंदर दाने आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा खाने के लिए वो आपको इंशाल्लाह नुस्खा दिखाएंगे भी। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों का पाउडर बना लें और ये इस्तेमाल किया जाए तो फौरी तौर पर रिज़ल्ट मिल जाता है कि तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो इसके अलावा बल्कि इसका इंशाल्लाह उधर से आपको दिखाएंगे भी। आज फिर मैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाती हूँ, आपकी मदद करूँगी। ये क्या है, बादाम? हाँ, ये बादाम है। आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले जब नुस्खा बता रहे हैं खाने वाला। हाँ जी, कौन सा? अच्छा, सबसे पहले जो हमने बात की है, ये जो दाने पानी वाले हैं ना, उसके लिए हम ये 3 चीज़ें हैं। आंवला, ये जी आंवला, बेड़ा और हरड़। इसमें ये देखें जी,
ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, इसके अंदर ये तीसरी चीज़ है आंवला, बेड़ा और हरड़। ये जो पानी वाले दाने हैं, इसके लिए अगर इसका पाउडर बना के इसको हम ½ टीस्पून लेना शुरू कर दें सुबह दोपहर शाम, तो ये पानी वाले दाने इससे ख़त्म हो जाएंगे। और लगाने के लिए फटकड़ी, ये देखें ये वाइट कलर की फटकड़ी लेने, पानी में थोड़ी सी इसको मिक्स करके तो इसका जो लेप है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मालिश करेंगे तो इससे पानी वाले दाने ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद ये जो दाने होते हैं खुश्की वाले, बाज़ों का हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, ये खुश्की वाले दाने होते हैं। इस वजह से होते हैं, एक तो पानी की कमी की वजह से, और दूसरा जो हम फास्ट फूड वगैरह, यंग्स फूड या चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो सारे दिन में चाय पीनी है तो क्या 1 कप काफ़ी है? 1 कप काफ़ी है, लेकिन जिसको दाने हैं उसे चाहिए कि सौंफ और सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर ले। क्यों? इससे दाने जो है ना वो उसे गर्मी नहीं होगी, हीट नहीं पहुंचेगी, दाने निकलेंगे, खुश्की नहीं ज़्यादा होगी। 1 कप चाय में कितनी को सौंफ डाल लें? थोड़ी सी 2 चुटकी डाल लें, काफ़ी है। अच्छा, और दूसरा अदरक क्या डाल डालना लें, अदरक डाल लें, सौंफ डाल लें, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। फिर मैदे के कोई मसला नहीं, फिर ये जो मैंने चेहरे के ऊपर दाने बताए हैं जिससे ब्लड निकलता है, खून निकलता है, अक्सर लोग लगे ही रहते हैं पूरा दिन, और फिर कहते हैं ये सही भी नहीं होता, इसमें ना इरिटेशन बड़ी होती है, हर टाइम बंदा ना लगा रहता है। तो इसके लिए ये पुदीना ले लें और अजवाइन ले लें और राई, ये 3 चीज़ों का पाउडर कर लें। पुदीना सूखा? हाँ जी, सूखा ले लें। ये जो पंसारी की शॉप से मिलता है वो जी वाला जी है? बिल्कुल, ओके। ये भी बड़ी, ये तीनों चीज़ें बड़ी सस्ती सी चीज़ें हैं। ये लेके इनका पाउडर करके चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह दोपहर शाम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये दाने खत्म हो जाते हैं। और क्या इस्तेमाल किस तरह करना है? चम्मच का 1/4 हिस्सा खाना है? हाँ, खाना है। ये खाने के लिए 3 चीज़ें हैं, सुबह दोपहर शाम अगर खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे दाने ठीक हो जाएंगे। लेकिन लगाने के लिए आपने इसमें हल्दी ले लेनी है। ये देखेंगे हल्दी है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा सरसों ऑयल मिला लें, थोड़ा सा सरसों ऑयल मिला के तो इसके आप वो जैसे लेप सा बन जाता है, उसको फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप रगड़ेंगे जिस जगह पे है। हाँ जी सर, आपने ये जो हल्दी ली है, ये वाली अम्बा देसी ये हल्दी? बिल्कुल बिल्कुल ये वाली हल्दी लेनी है, 1 नंबर। आज तक किसी को हल्दी की समझ नहीं आती, इसको गौर से देखें। हल्दी ये वाली लेनी होती है, प्लीज़ प्यार से बता रही हूँ, ये बड़ी अच्छी काम की हल्दी है, ये वाली हल्दी इस्तेमाल किया कीजिए। अच्छा, इसके लिए अगर आप ये इस्तेमाल करें 10 से 15 दिन, और खुश्क चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल कौन सी खुश्क चीज़? खुश्क चीज़ जैसे चाय मैंने बताई है, फास्ट फूड है, और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी कम कर दें तो इससे बड़ी जल्दी अफाका होगा, ये तबीयत बेहतर हो जाएगी। और इसमें गोश्त बिल्कुल बंद रखें। हाँ, इसमें ये जो खून वाले दाने हैं, ब्लड वाले, इन लोगों को नहीं खाने। हाँ, कब तक नहीं खाने? मगर सिर्फ 10-15 दिन में इलाज का परहेज के लिए बस, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं गर्मी वाले दाने। गर्मी वाले दाने जो होते हैं, इसमें ज़ुबान की जो तह है वो पीली हो जाती है, और ये ऐसे होते हैं जैसे पीप निकलती है, रेशा निकलता है। अक्सर औकात जो है ना रेशा निकलता है, रेशे की वजह से, और इससे ज़्यादा तकलीफ होती है, इसमें जलन भी होती है और दर्द भी होती है। इसके लिए बड़ा आसान। गर्मी वाले दानों को पहले इलेबोरेट कर दें। ये जो मैदे की गर्मी है, ये उस वाले दाने आप बता रहे हैं, ये जो मौसमी गर्मी है उसकी? दोनों ही। जब जिगर के अंदर हरारत बढ़ती है तब ये दाने निकलते हैं। मौसम चाहे सर्दी का हो गर्मी का हो, दोनों में निकल आते हैं। तो इसका इलाज भी बड़ा सिंपल सा है। धनिया मिल जाता है, 1 गट्ठी धनिया की ले ले, उसको आप बिल्कुल जैसे चटनी बनाते हैं, और कोई चीज़ नहीं डालनी, उसकी वो बना के पेस्ट, वो आप रोज़ाना दोपहर को 5 से 10 दिन लगा लें। इसको भी ऐसे आपने ना चेहरे के ऊपर, दानों के ऊपर मालिश करनी है। और खाने के लिए ये देखें जी, हल्दी अभी आपने पकड़ी थी, ये देखें, ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, हल्दी ले लें 50 ग्राम, और ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम। तीनों का बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके इसकी जो खुराक है 1 से 2 माशा, यानी कि हम कहते हैं ½ टीस्पून जो है चाय वाला, वो पियेंगे तो ये खाएं साथ सादा पानी, खाना खाने के बाद सादा पानी के साथ ले लें तो इंशाल्लाह इससे एक तो ये दाने चले जाएंगे, दूसरा इन्फेक्शन आपके पूरे वजूद में, यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है या मिड वाली बड़ी आंत में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये दानों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। और मुझे आपने इस कैमरे में देख के बताना है सारा, ठीक है? बल्कि आप इसमें देखिएगा, इस वाले में, ठीक है? ये आपके कैमरे को फोकस कर रहा है। अच्छा, ये जो आप अंडा लेकर आए, ये किस चीज़ के लिए? ये अंडा जी, इसमें अगर आप ये अंडे की जो अंदर वाली जर्दी है वो ले लें, और साथ रोगने बादाम ले लें। ये 1 अंडे की जर्दी और 20 ग्राम रोगने बादाम, और तकरीबन 20 ड्रॉप्स उसके लेमन का रस ले, उसके 20 ड्रॉप लेके इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। वो झाग सी बन जाएगी, ठीक है? जब तो झाग करके दिखाते हैं, ये झाग बन जाएगी, अंडा तोड़ लें। इसके फिर वो कोई और एक जैसे दें, ये कटोरी एक और दें जिसमें इसका वो दूसरा निकाल लें वाइट। इसकी हमें सिर्फ जर्दी चाहिए, सिर्फ जर्दी चाहिए। हाँ, या वैसे ही बता देते हैं लोग, घर में कर लेंगे, बड़ा आसान सा है। अगर आप करके दिखाना चाहती हैं तोड़ लें, फिर वाइट। बाकी दूसरा मुझे वो प्याला दे दीजिएगा। हाँ, दूसरा प्याला लेना, उसमें इसकी सिर्फ जर्दी चाहिए आपको? हाँ जी, लाओ बेटा,
लाओ लाओ लाओ। ले लाओ, साथ साथ बताइएगा आप। ये जी बड़ा बेहतरीन है जी। इसमें आपने एक अंडे की जर्दी लेनी है, उसके साथ आपने ये रोगने बादाम है, बादाम की गिरी का तेल, ठीक है। ये ठीक है, जर्दी इसमें डाल लें। ये देखें जी जर्दी निकल आई है। इसके अंदर हमने ये 20 ग्राम ये डालना है, ठीक है। ये तकरीबन ये 20 ग्राम डल गया रोगने बादाम। अब इसमें लेमन अक्सर घरों में पड़ा होता है, इसकी ये जब तैयार हो जाए तो बाद में लेमन इसके अंदर इसका जो रस है वो शामिल कर लिया जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त सर जिसको अगर लेमन से इशू तो बता दें, फिर वो ना इस्तेमाल करे। जिसको लेमन से इशू है, एलर्जी हो जाती है, तो वो ना इस्तेमाल। इसको करके आपने इसको फेंट के बिल्कुल अच्छी तरह ये झाग सी बन जाएगी। फिर इसको आप किसी बोतल में डाल के रख ले। इसकी आपने आहिस्ता आहिस्ता जैसे मसाज करते हैं ये लगाना है 10 से 15 दिन। ये चेहरे को खूबसूरत भी करता है, चमकदार भी करता है, और चेहरा फ्रेश भी हो जाता है। बल्कि जिनके झुर्रियाँ पड़ी हैं वो भी इससे बेहतर हो जाती हैं, जो उम्र से पहले जो है बन जाती हैं। ओह वाह, देखें अंडा तो आजमूदा है, और अंडा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मेरा भी एक बूटॉक्स मास्क मेरी अम्मी बना के लगाती होती थी खुद भी, और मेरे घर वाले भी, जितने बाकी फैमिली वाले वो भी लगाते होते थे। तो इसलिए अंडे की जर्दी के साथ तो मुझे वैसी मेरी बड़ी दोस्ती है। ये जो मास्क आपने बताया, ये जो चीज़ बताई है, ये जो क्रीम बताई है, ये वैसी कारआमद होगी, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। इसमें ना ये जो अंडे की जर्दी के फ़ायदे, एक बहुत बड़ा फ़ायदा, आजकल जैसे सर्दियाँ आई हैं बच्चों को नमूनिया हो जाता है। एक और बात मुझे बीच में ऐड करनी, लोगों को इशू होता है कि अंडे की बदबू तो नहीं आ रही, इसमें डाला है रोगन। रोगन के बाद जो रोगन के बाद जो है ना अंडे की जर्दी स्मेल नहीं छोड़ती। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने नींबू बताया था जिनको सूट करता है, अगर वो कुछ ड्रॉप इसके अंदर डाल लेते तो नींबू की भी जो है ना ड्रॉप्स वो इसकी बदबू मार लेता है, ठीक है। बाकी उसको फिर ये आपको अगर ये टेंशन है कि बदबू करेगा तो इशू नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई तुम इधर आओ, तुम लगा के देखो कोई तुम्हें बदबू आ रही, इधर आओ, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही होता है। इधर भाग के आओ, भाग के आओ, ऐसे करो, हाथ यूँ करो, ये देखो अपने हाथ पे मलो मलो दूसरी उंगली से क्रीम की तरह, ऐसे सामने दिखाओ, मलो दोनों हाथों से। क्रीम कैसे मलते, दूसरे हाथ से मलो, 2 उंगलियों से मलो, एक उंगली से कौन क्रीम मलता है, पूरे हाथ से मलो, जस्ट करो। आ रही है कोई? प्रूफ भी दे दिया भाई, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ना बिल्कुल क्योंकि सबको मसले होते, बदबू तो नहीं है। आगे बताइए। ये अंडे की जर्दी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आजकल के मौसम में जो छोटे बच्चे हैं अक्सर इनको ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है, तो अंडे की ये निकाल के इसको आप शहद में मिला के तो उसे बच्चे को चिटा दें। बेशक उबाल के अंडा, तो उसकी आप जर्दी ले लें, उसको आप शहद में मिला के ना अच्छी तरह फेंट के बच्चे को बिल्कुल थोड़ी सी खिला दें, सर्दी फ़ौरन दूर हो जाएगी। छींकें आ रही हैं, नमूनिया है, नज़ला जुकाम है, काम की चीज़ें दोबारा बताएं। छोटे बच्चों को सर्दी हो रही है, हाँ जी, ठीक है। अब उनके लिए आप कह रहे हैं कि अंडे की जर्दी जो है बिल्कुल उसके अंदर हमने शहद डालना है जी, और एक अंडे की जर्दी, एक चम्मच शहद काफ़ी है, बहुत है। वो डाल के अच्छी तरह से फेंटी मार के बच्चे को खिला दें, चिटा दें। चटाना है, खिलाना पूरा नहीं। वो मतलब चिटाने से मुराद बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा, अगर बड़ा बच्चा है तो थोड़ी सी ज्यादा ले ले। 8-10 साल की उम्र का है तो फिर हम ये पूरा अंडा भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। और खांसी, ये जो सर्दी की वजह से खांसी है, बच्चे अक्सर आजकल सॉक्स नहीं पहन रहे, वो बच्चे छोटे फर्श पे खेलते हैं, तो उनके लिए भी ये खांसी के लिए भी बड़ा सर्दी की खांसी और स्मोक की खांसी है, दोनों के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें जो जैसे ठंड लगती है, इंसान अभी वो गर्म कपड़े सही तरह निकाले नहीं है तो बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है। क्या बात बताइए। सिर्फ अंडे की जर्दी नाजरीन और जो शहद का एक चम्मच है, इसको फेंट के अपने बच्चों को खिला दें। जिस हद तक जितनी मिकदार में भी खा लेंगे वो अंदर जाएगा, ऐसी तासीर, ऐसी गर्मी पैदा करेगा कि जो खांसी और बलगम में रतुबात हैं वो सारे के सारे बाहर थूकनदान में फेंक देगा। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। अब कोई ऐसा मास्क, ऐसा स्क्रब, ऐसे कोई फेस पे लगाने की चीज़ बता दें जिससे हमारी रंगत पे थोड़ा सा फ़र्क आए, ग्लो आए, साफ़ हो जाए। इसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, घर में ही आप उपटन बना सकते हैं। एक तो हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त घर में उपटन बनाए आप। ये बेसन है, अच्छा वाला बेसन ले लें थोड़ा सा, ये आपने लेना है। उसके बाद गंदम अच्छी वाली जो है, 2 चम्मच लिए हैं। हाँ जी, 2 चम्मच ही आप इसको ले लें और 2 चम्मच ही गंदम का आटा ले लें। ओके, ठीक है। अब 2 चीज़ें ये हो गई। इसमें अब आपने थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है, तकरीबन कह ले 5-6 चुटकी। ओके, आम हल्दी। ये आपने ये हल्दी गंडी इसको कहते हैं, देसी हल्दी, ये शामिल कर ली। इसके बाद हमने ये हमारी 3 चीज़ें इसमें डाल गई। इसमें अब संतरे के छिलके
ये आजकल ना हमने ये सीजन आ रहा है किन्नू खाना है, तो किन्नू के जो छिलके हैं उसे ज़ाया नहीं करना, उसको पाउडर करके तो वो इसमें शामिल करना है आपने। इससे जैसे हल्दी डालिए 1 चम्मच वो शामिल कर लें, और उसके बाद ये आपकी सारी इसमें संदल सफ़ेद, संदल आपने ना पाउडर बाजार से मिलता है वो नहीं लेना। हाँ, ये आपने संदल की ना ये छोटी छोटी लकड़ियाँ या बूरा मिलेगा 1 नंबर संदल, इसको पाउडर करके ये आपने इसमें शामिल कर लेना है। और साथ आपने वो जो आपको बताया संगतरे के छिलके यानी कि किन्नू के छिलके, वो पाउडर करके शामिल कर लें। इसकी पेस्ट बना के इसमें अब आप दूध में भी इसकी पेस्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा लें इसमें से, दूध में शामिल कर लें या पानी में शामिल करके ये आपका उपटन तैयार है। अर्के गुलाब में भी कर सकते हैं। अर्के गुलाब में भी कर सकते हैं। तो ये शामिल करके आपने ये जैसे आम रूटीन में अगर देखें तो पहले भी शादियों पे ना वो पहले ये उपटन लगाते होते थे, ठीक है। तो ये आप इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई क्रीम की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये लगाएं, ये चेहरे को फौरन नीट एंड क्लीन करता है। बेसन डाला है, ये तो दानों के लिए भी बड़ा अच्छा है, आपने दानों का स्टार्ट किया, छाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार ये छाइयों के लिए, दानों के लिए, जिल्द को साफ करने के लिए चमकता हुआ, और इसके साथ साथ अगर आपके थोड़ी सी खुश्की है तो थोड़ा सा रोगने बादाम भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, डाल लेते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन जो है ना ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, इतना इनफ है ना? जी जी। और ये अब इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा, ये देखें। अगर इससे पहले जो है आपको मसला है कि आपकी जिल्द ड्राइनेस है, होंठ फट रहे हैं या चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा खुश्की है, सर सबको तो मसले हैं आजकल, सर्दियां उसके हैं। लिए ये अर्के गुलाब, अच्छा वाला अर्के गुलाब लेना है। अच्छा वाला अर्के गुलाब लेके ग्लिसरीन इसके अंदर शामिल करें और लेमन थोड़ा सा निचोड़ लें। ये 3 चीजें हैं, रात को आपने ना हाथों पे और पाँव पे और चेहरे पे लगा के सो जाए। एक तो आपके हाथ और पाँव बिल्कुल ऐसे साफ खूबसूरत लगेंगे, चेहरा भी आपका एक तो। सर आपने बताया अर्के गुलाब और ग्लिसरीन और लेमन। ये देखिए आप बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें लगाती हैं और ये बड़ा सस्ता सा नुस्खा है, ये इस्तेमाल करें और आप देखें कि जो आपकी जिल्द फटी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये भी अच्छा बन गया। हाँ जी बिल्कुल, अच्छी बड़ी मजे की उपटन बन गई है, ये वाकई फर्क पड़ेगा। हाँ, आजकल ये होंठ बड़े फट रहे हैं खुश्की की वजह से, और कई लोग आते हैं जी होंठ हमारे ब्लैक बड़े हैं, तो इसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि यही अर्के गुलाब इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिला के रख दें और डेली टिशू के साथ या रुई के साथ या उंगली के साथ लगाना शुरू कर दें। 15 दिन बाद आप देखेंगे होंठ आपके बिल्कुल रेड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की शीशी लेके उसके अंदर हम आधा अर्के गुलाब भर दें, और ज़ाफ़रान के कितने हमने डालने हैं? बिल्कुल 1 चुटकी, बिल्कुल कोई तकरीबन 10 से 12 पत्तियाँ बस। अच्छा, मिक्स करके रख दें और डेली होंठों पे लगाएं, ठीक है। अच्छा। अगर उसमें आप चाहती हैं कि थोड़ा सा वो फट रहे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करना चाहे तो मलाई भी शामिल कर सकती हैं, रोगने बादाम भी शामिल कर सकती हैं, मलाई भी हाँ जी, देसी घी भी शामिल कर सकती हैं, ठीक है। ये बेहतरीन जबरदस्त किस्म का मसला, ये आपका हल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई। ये क्या था? ये है जी आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला जी दानों का। अगर किसी को किसी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ रहा तो डेली 7 से 11 दाने इसके रात को भिगोएं, सुबह इसको पी ले। ये पनीर डोडी है और ये पनीर डोडी के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आजकल जो बुखार है ना, चिकन गोनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, डेंगू बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, चारों बुखारों के लिए रात को भिगो के पिए तो बेहतरीन है। सोराइसिस के लिए पीना हो, जिल्द के तकरीबन 32 किस्म के अमराज जो जिल्द के ना उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसको पीने का तरीका रात को भिगो के, अगर तो ये चेहरे के ऊपर छाइयाँ और दानों के लिए पीना है तो फिर इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ लिया जाए तो रिजल्ट डबल हो जाएगा। तो इसको रोजाना सुबह पिए। मैं कहता हूँ कि मैदे के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अकेली पनीर डोडी बेहतरीन कमाल की चीज़ है। उसके बाद जिसके जख्म नहीं ठीक हो रहा है, ये हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, इसको खारखस कहते हैं, भगड़ा भी कहते हैं। ये गांव में लोग ना इसे फसलों से निकाल के फेंकते हैं कि फसल खराब हो जाती है, भगड़ा। हाँ जी, लेकिन ये अगर देखें तो जो औरतें हमारी जब डिलीवरी केस होता था उसके बाद पांडा जिसको हम कहते हैं, पंजीरी कहते हैं, वो बनाती थी, उसमें मेन जुज इसका होता था पखड़ा, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए, मोहरों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके ये फायदे का नहीं पता कि ये दानों के लिए और जख्मों के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। अगर से 15-20 दिन इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे के दाने और इसके अलावा जिस्म में कहीं भी जख्म है, कोई तो सर्जिकल प्रोसेस हुआ है, उसके लिए भी बहुत इंजर्ड, कोई चोट, उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसलिए इसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पे स्टीराइड रखा हुआ है। आम तो लेना पड़ता है ना, तो इसमें नेचुरली तौर पे स्टीराइड शामिल है, तो इसलिए इसका ना बेहतरीन फायदा है। एड़ियों के लिए कोई हल बता दें? सर्द मौसम, खुश्क मौसम, एड़ियां फटी बर्दाश्त नहीं होता, सैंडल पहन ली, पाँव नंगे चले गए, कहीं ऐसे बैठे हैं, सबसे गंदी एड़ियां लगती हैं और खुद को तकलीफ बड़ी देती हैं। ये ले जी, ये बड़ा आसान सा, ये आपने साबुन पढ़ना देखा होगा, साबुन ले लें, कपड़े धोने वाला कोई भी ले लें सादा सा, और उसमें ग्लिसरीन शामिल करके इसका ना बिल्कुल इसको मेल्ट कर लें और रात को सोते हुए पाँव के ऊपर लेप कर लें। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 साबुन के साथ ग्लिसरीन को? जी सिर्फ 10 दिन लेप करके क्या करना है? बस लेट जाए,
ऊपर ना कोई अगर कपड़ा आपने करना है तो कर लें, उसको ढांप लें, नहीं तो वैसे ही लेट जाएं। लेप करने के बाद शॉपर पहन के भी हाँ, शॉपर कर। और इससे भी एक और सस्ता है, अगर इतने पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप वैजलिन लें 20-30 रुपए की। वैजलिन के अंदर ना वो गंधक मिल जाती है आंवला सार, वो 5 रुपए या 10 रुपए की वो ले लें, वो मिला के वो लगाएं। 10 दिन में एड़ियाँ जो फटी हुई हैं ना वो आप देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो अच्छा, जाएंगे। एड़ियों के साथ कुछ लोग बंद जूते, बहुत कुछ लोग, क्या अभी तो सर्दियों में सबने बंद जूते पहने, जी। मोजे भी पहने। अब वो हर वक्त बंद जूतों की वजह से जो छुंगलियां होती है ना पैर की, वो साइड की हड्डी वाली जगह पे ऊपर से डार्क हो जाती हैं, अंगूठे के ऊपर वाले एरियाज भी डार्क हो जाते हैं। बिल्कुल उन डार्क नकल्स एरियाज को साफ करने के लिए उनके लिए बेहतरीन है ये जो ग्लिसरीन, लेमन और अर्के गुलाब। अगर ये ज़ाफ़रान भी पड़ा हुआ है ओरिजिनल 1 नंबर, ये मैंने देखा नहीं था, ये भी आया हुआ है साथ। ये जो आप कह रहे थे ना कितना का डालना है, ये बोतल में थोड़ा सा ना डाल के दिखा देते हैं आपको। ये ओरिजिनल है, इसकी आप स्मेल दें, आपको ना स्मेल लेंगे ना आपको पता चलेगा वाकई 1 नंबर है। ये देखें जी, ये पी भी सकते हैं, खा हाँ भी सकते जी, हैं। ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। रोज वाटर भी तो पिया जाता है हाँ ना? जी, रोज़ वाटर पीने के लिए बेहतरीन चीज़ है। क्या फायदा देता है? मैं कहता हूँ आज जिसको भी गर्मी है, पेशाब जल के आ रहा है या घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके लिए अकेला अर्के गुलाब पी ले काफ़ी है। ऐसे उसका ज़ाफ़रान डाल के पी ले तो फिर ये ताकत भी पैदा करेगा, पट्ठों के अंदर ताकत पैदा। जैसे अब सर्दी है तो आप इसको अब इसमें आपने ग्लिसरीन डाली है या नहीं? हाँ नहीं, इसे वैसे रखें। ग्लिसरीन जब जितना लेना वो आप उसमें ग्लिसरीन डाल लें, ठीक है। इसको आप चेहरे के ऊपर, जब भी आप चेहरा धोएं तो आप टिश्यू के साथ या वैसे ही इसको चेहरे के ऊपर लगा लें। आप देखेंगे पूरा दिन आपका कैसे फ्रेश निकलता है। आपने कहना मैं बड़ी आज फ्रेश हूँ, यानी कि तबीयत इससे ना शाश पे शाश हो जाती है। मतलब जस्ट लाइक अ टोनर, राइट? हाँ जी, बेहतरीन किस्म का टोनर है। आप इसका वो पिएंगे, टेस्ट भी बड़ा अच्छा बनेगा। ये है, ये ज़ाफ़रान है। खा लूं? हाँ, ये थोड़ा सा चबा के फेंक दें बेशक, ठीक है। और अगर खा गई तो कोई मसला नहीं है, ये बारीक होना चाहिए बस। एक जाते जाते जो बड़ा हमने इस्तेमाल करवाया जी, ये चने की दाल पड़ी हुई है। चने की दाल, इसको पाउडर करके तो आप इसको ना दूध या पानी में वो बना के ना थोड़ा सा लई सी जिससे बनाते हैं, तो इससे भी ये छाइयों जो है उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है, छाइयों और दानों का। इसी तरह संतरे के जो छिलके मैंने आपको बताया वो अकेले पाउडर करके रख लें, तो आप उसको ना वो थोड़ी सी मलाई लें या दही लें, उसके अंदर डाल के, वो भी छाइयों के लिए और दानों के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। वाह सर, एक आखिरी में एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी, ये जो सब कुछ दाने वाने निकल जाते हैं, स्किन ख़राब होती है, इसकी लोगों के मैदे बड़े ख़राब होते हैं, बड़ा एक ये जो मैंने पहले आपको बात बताई थी, दानों की किस्में हैं। अब पानी वाले दाने हैं वो असाबी है ना, तो जो लोग ठंडी चीज़ें, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको वो दाने होते हैं। और जो खुश्की वाले जिनके ऊपर ये मैंने बताया था खून निकलता है, जिनको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, दायमी कब्ज़ रहती है, उसकी वजह से होती है क्योंकि वो खुशक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर आपने एक शो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मैदे के इलाज पे करना है इंशाल्लाह, क्योंकि आधी दुनिया, आधी बच्चियां, मैं तो बता नहीं सकती किस किस को मिलती हूँ, वो कहता है कि मेरा मैदे का मसला है, ये नहीं खा सकते, मैदे का मसला है, गोश्त नहीं खा सकते, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैदे का, और हर बात पे उनको एसिडिटी, तेज़ाबियत, जलन, इसका शिकार भी रहते हैं, और जाहिर सी बात है ताकतवर चीज़ भी नहीं खा पाते। हमने एक शो करना है जिसमें सिर्फ मैदे का इलाज लेकिन करेंगे। एक छोटी सी आज बात ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमेरात और पीर का रोज़ा पूरी ज़िंदगी रखा है। मैं कहता हूँ जितने भी लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो भी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं ना, वो मैदे की बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। अरे वाह, देखिए अजर सवाब भी कितना है, और फिर साथ क्योंकि रेस्ट मिल जाता है मैदे को। और मैं अक्सर कहता होता हूँ पेशेंट को कि अगर आपका मैदा अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा तो आप 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में रखें जिसमें आप दलिया जौ या दलिया गंदम ही इस्तेमाल करें ताकि मैदे को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए और मामला जो है मैदे का ठीक हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका, आपकी तशरीफ़ आफ्री का, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। विल ट्राई दिस आउट और हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने का कोशिश करेंगे, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग से सेगमेंट हम यहाँ पर आपके सामने करने लगे हैं, और वो इस तरीके से कि एक बहुत अच्छे इंसान है, बड़े टैलेंटेड इंसान है, जिनके कुछ आर्टिस्टों को हमने आज यहाँ पे मदऊ किया है, और मैं उनके बारे में ये बताऊँगी कि उनके साथ मैंने भी बड़े सारे गाने किए हैं और बड़े बड़े सिंगर्स जो है उनके साथ गाने कर चुके हैं। बड़ी अच्छी क्रिएशन है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, इज़ वेरी क्रिएटिव। और पंजाबी सॉन्ग्स हों, भंगड़ा हो, या फिर एंटीक पुराने गाने जो हमारे आबाओ अजदाद ने शायद सुने, हमने कभी सुने भी ना हो,
वो गाने से आएगी बेल्ट के गाने हो गए। तो ये सारे मीठी मीठी ज़बान के सुरीले गाने जो हैं इनको बड़ा अबूर हासिल है कि वो नए स्टाइल से तख्लीक करते हैं और कुछ पुराने गानों को नए ट्रेंडिंग में किन लफ्ज़ों के साथ आपकी आज की ऑडियंस में पेश करते हैं। ये सारा एक हुनर होता है, एक आर्ट होता है, एक टैलेंट होता है, वो इनके पास है। आज इनके पास एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वैसे तो मज़हर भाई के साथ इन्होंने बड़ा लंबा अरसा काम किया, आज उनके शोज़ नहीं रुकते। उसके बाद उन्होंने मलकू भाई के साथ बड़े काम किए हैं और मलकू भाई के साथ इतने काम किए कि उनके भी शोज़ नहीं रुकते हैं। और साथ साथ एक और जिनके साथ हमने वो मुसल्ला सॉन्ग किया था, हमारे एक फेमस आर्टिस्ट, एक तो शेर मियां दाद साहब है, एक और भी एक बीच में गुजरे, मुझे भूल गया, जिनके साथ आप पहले मज़हर भाई से पहले थे। ठीक है, आपका सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा, सारे सिंगर्स, एक सिंगर के बाद फिर बड़ा सिंगर, फिर दूसरा बड़ा सिंगर, फिर ये सिलसिला आपका चलता आ रहा है। ठीक है, मेरा नाम क्या है मुझे तो यही नहीं पता। गुड्डू भाई। अच्छा, तो ये जो गुड्डू भाई हैं, ये इंडस्ट्री में क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भाई के नाम से लोग जानते, और ये सिलसिला जो है ये बताइए कैसे शुरू हुआ, ये गुड्डू नाम कैसे पड़ गया और आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम कैसर नदीम है और मेरी मदर ने जो मुझे प्यार से, जो वेला बंदा होता है ना उसका मिट्ठू गुड्डू पप्पू होता है ना जी, इस तरह मेरा गुड्डू रख दिया। अच्छा, तो साहिवाल से मैं बिलोंग करता हूँ और बस फिर मैं लाहौर आ गया जी। हाँ। लाहौर मैंने जो पहली स्ट्रगल जहाँ से शुरू किया ना जी, वो किया मैंने शेर मियां दाद साहब के, तब उनका नाम शेर दाद खान होता क्या था। बात है। और कवालों में बड़ा कवाल, आज अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का पूरा नाम रोशन किया हुआ शेर मियां दाद साहब ने, कोई शक नहीं। फिर नदीम भाई का मैंने बिस्मिल्लाह किया। आहा, हाँ जी, नूने बानी भाई के साथ भी आपने काम किया हुआ है? मैंने नदीम उनका ये मुबारक। गाना किया बिस्मिल्लाह कराना। ये किया है? हाँ, बग्गा भाई से करवाया था। अरे वाह। और मलकू भाई का मेरा पहला तो ये गाना तो पूरी था। दुनिया में मशहूर है बिस्मिल्लाह करा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम और बातें करें, बिस्मिल्लाह। इनका पहले स्टाइल देखते भी हैं और सुनते भी हैं जी। ओवर टू यू सारा और नवीद भाई, हो जाए हमारे आपके पास। आइए जी, गुड्डू भाई साथ देते हैं। कोका में पाया माया, कोका में पाया, कोका में पाया माया, कोका में पाया, तेनू बखाया माया, तेनू बखाया, लगनिया कैसी मैनू है ना ते दस, लगनिया कैसी मैनू है ना ते दस, बड़े चावां दे नाल गड़वाया, कोका में पाया माया, कोका में पाया, तेनू बखाया माया, तेनू बखाया। ऐसा कोका कदी बनया ना होवे, सुनिया रे दिया मिन्नतां पाइयां, ऐसा कोका कदी बनया ना होवे, सुनिया रे दिया मिन्नतां पाइयां, कोका अनमोल मेरा तकदा नी ढोल मेरा, देखो ए दिया बेपरवाहियां, चांदी दे कोके विच शीशे दे नग, चांदी दे कोके विच शीशे दे नग, सब पुछदे ने किथों बनवाया, कोका में पाया, कोका में पाया, तेनू बखाया माया, तेनू बखाया। तेरी ते मेरी ये हो लड़ाई, तू कद दिल दी गल नहीं मनदा, तेरी ते मेरी ये हो लड़ाई, तू कद दिल दी गल नहीं मनदा, कोका लश्कर मारे तुम कुछ बोल प्यारे, तेरा मेरा गुण की पर्दा, लानिया में इस कोके नू अग, लानिया में इस कोके नू अग, जेड़ा तैनू पसंद नहीं आया, कोका में पाया, कोका में पाया, तेनू बखाया माया, तेनू बखाया, ओ लगनिया कैसी मैनू है ना ते दस, लगनिया कैसी
हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं तेरे नाल प्यार तेरे नाल जोड़े दुनिया तो डरन दी केड़ी लोड़ तेरे नाल प्यार तेरे नाल जोड़े दुनिया तो डरन दी केड़ी लोड़े हिक्का तू बेलिया हिक्का तू बेलिया दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना दुआ कोई जो तेरा पक्के रात कर तेरे नाल प्यार दी हद कोई नहीं तेरे नालों सानू कोई वध तेरे नाल प्यार दी हद कोई नहीं तेरे नालों सानू कोई वध कोई नहीं हिक्का तू बेली हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं तेरे नाल पक्के पक्के वादे कर ले असा मजबूत इरादे कर ले तेरे नाल पक्के पक्के वादे कर ले असा मजबूत इरादे कर ले हिक्का तू बेलिए हिक्का तू बेलिए हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं हिक्का तू बेलिए दुआ कोई नहीं तेरे बाजू तकना बुआ कोई नहीं वाह क्या बात है सारा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यार, ये जो स्टाइल है क्लोज कीजिएगा, एक ताली सिर्फ अलग से चाहिए मुझे सारा की। सारा ताली, ये जो ताली आप बजाती है यूनिक स्टाइल है और ये में ये प्ले करेंगे चले सिर्फ ताली सिर्फ ताली। ओए होए ये मेरे फॉलोअर्स जो है ना वो काफी सारी मेरी कॉल्स आती हैं कहते मैडम हमें ताली बजाना सिखा दें। ताली बजाना सिखा दें। और ये ताली का अच्छा ये expression- बड़ा मैं आपको बताती हूँ, ये आप देख रही हैं मेरे हैंड्स, हाँ ये जो क्लैप है ना ये जरा मुनफरिद है। ये ताली जो है ये औरत नहीं बजाती, हाँ यही तो बोल रही हूँ, बहुत ये different मुख्तलिफ है। चीज़ है, हाँ ये अलग है। मगर ये यार, फीमेल नहीं बजा सकती, तुम फीमेल लाइक यूं सुंदर बजाती है भी यूं ना, वो बहुत। अपना वो ये वो थोड़ी मर्दाना स्टाइल क्लैप है। ये शोल्डर्स को कवाली भी वाली। परफॉर्म करती हो तुम ऐसे 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 बड़ा यार। वो मेरा ना वो एक है, मैं जरा लड़कों टाइप रहना पसंद करती हूँ। हाँ, वो आंखों के साथ क्या करती हैं वो भी करके दिखाए। क्लोज ही रखिएगा सारा को जरा जी, कह रहे थे सिर्फ म्यूजिक के साथ दिखाएं। बंदा एडे दूरों मिलन जो आवे अख अख विच सजन न पावे अगू सोना करवावे अरमान लगता है अफसोस लगता है अरमान लगता है अफसोस लगता है बंदा एडी दूरों मिलन ज आवे अख विच सजन न पावे अगू सोना कंड करवावे अरमान लगदा है अफसोस लगता है अरमान लगता है अफसोस लगता
ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਅੱਖ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗੰਢ ਕਰਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਆ ਢੋਲ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਜਾ ਸਾੜੇ ਇੱਕ ਮੈਣਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਛੋੜੇ ਦੂਜਾ ਟੋਕਾ ਹਾਂ ਜਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ ਜਾ ਸਾੜੇ ਇੱਕ ਮੈਣਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਛੋੜੇ ਦੂਜਾ ਟੋਕਾ ਹਾਂ ਜਾ ਮਡ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਅੱਖ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਹਣਾ ਗੰਢ ਕਰਵਾਏ ਅਰਮਾਨ